हेलो। VICS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा नामदेव और हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के PSC में कैसे क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, कैसे आ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर हिस्ट्री और MP के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे किस किस तरह से होते हैं, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन कि ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते भी हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ कि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थल, उस समय की बात हो रही है, ये क्वेश्चन पूछा गया 2003 में। तो पूछ रहे हैं सबसे अधिक वर्षा वाला स्थल चेरापूंजी। 2003 में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थल था चेरापूंजी। वो कौन से राज्य में स्थित है ना? तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। लेकिन अगर आप वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो है वो सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थल है वो है मासिनराम, है ना? और ये भी कहा है मेघालय राज्य में ही स्थित है। जब आप देखेंगे भारत को तो भारत में ये मेघालय राज्य की स्थिति है, ठीक है। मेघालय में ये 3 अर्धचंद्राकार यहाँ पे क्या पाई जाती हैं, पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी? गारो की एक पहाड़ी का नाम है गारो, दूसरी खासी और तीसरी है जयंतिया, है ना? गारो खासी जयंतिया की जो स्थिति है वो कैसी है? अर्धचंद्राकार, है ना? अर्धचंद्राकार स्थिति होने के कारण जो हवाएं होती हैं वो क्या करती हैं, एक जगह से टकराई, यहाँ से वर्षा की, दूसरी जगह टकराई, यहाँ वर्षा की, तीसरी जगह टकराई, यहाँ वर्षा की, और आपस में घूमती ही रहती हैं। इस घूमने के कारण इस क्षेत्र में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। और भारत में कितनी वर्षा होती है यहाँ पर? 1100 से 1200 सेंटीमीटर, 1100 से 1200 सेंटीमीटर जो है औसत वर्षा यहाँ पर हो जाती है ना? तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थल हो गया मासिनराम, और उसका कारण आपने देखा है कि अर्धचंद्राकार पेटियां, और सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, है ना? तो अगर आप बात करें तमिलनाडु की, है ना, तमिलनाडु की स्थिति की, ये तमिलनाडु हमारा राज्य जो है, हम देखेंगे कि जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून महेंद्रगिरी पर्वत से जो टकरा कर 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक ये हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा है और दूसरी हमारी अरब सागर की शाखा है ना? तो इसकी वजह से जो महेंद्रगिरी की पहाड़ियां कैसी हैं, वो वृष्टि छाया प्रदेश का काम करती है। वृष्टि छाया में क्या होता है कि हमने देखा है कि जो वर्षा के लिए क्या चाहिए, पवनों को, पहाड़ियों की या कुछ ऐसे अवरोधक स्थल की आवश्यकता होती है जिनसे टकराकर, जैसे इससे टकराई और जैसे ये पहाड़ी है इससे टकराई और यहाँ पर वर्षा कर दी, है ना? अब यहाँ पे क्या होता है, ये महेंद्रगिरी से टकरा जाती है तो इस तरफ तो वर्षा हो जाती है, लेकिन ये दूसरा साइड जो होता है ये वृष्टि छाया प्रदेश के कारण यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती। ये साइड जो होता है यहाँ वर्षा नहीं हो पाती, होती भी है तो बहुत ही कम मात्रा में होगी। इसलिए यहाँ पर जो मानसून का सामान्य वर्षा जो होती है, सामान्य महीने जो होता है वो शरदकालीन होता है। मतलब शरद ऋतु में यहाँ पर जो हमारे 4 ऋतुएं हैं भारत में, उसमें से जो एक ऋतु है शरद ऋतु, सितंबर से दिसंबर के बीच का जो समय बोलेंगे इसमें, तो तब वर्षा होती है। तो PSC में इसका आंसर दिया गया, क्योंकि कुछ भी ऑप्शन ऐसा नहीं था। अक्टूबर नवंबर में विशेष रूप से होती है, तो इसका आंसर है हमारा नवंबर से दिसंबर, है ना? आपको थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता से आंसर इसका लगाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? ठीक है, तो हमने एक डिस्कस किया था कि नदी जो है ना, नदी से संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं कि नदी का, किसी नदी, कोई भी नदी है उसका उद्गम कैसे हुआ है ना, कौन से स्थान से हुआ है, अवसान कहाँ होता है नदी का, उसकी सहायक नदियां कौन सी है, उस पर कौन सा बांध बनाया गया है, कौन सा जलप्रपात है उस पर, है ना, कौन सी परियोजना संचालित है उस पर। तो इन आधारों पर हमें नदी से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। मैंने आपको 25 से 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, ऐसे ही वो सिर्फ MP से थे, जबकि आपके ये ज्योग्राफी से भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये इन्हीं में से एक है, ये बांध वाला आ गया है यहाँ से, है ना, कि कौन सा बांध, हीराकुंड बांध की बात हो रही है। तो हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है ये। और कहां पर है ये? महानदी पर है, उड़ीसा में स्थित है ये बांध। हम देखेंगे नदी का उद्गम कहां से हो रहा है, तो जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा से निकल रही है
और इस पर ये बांध बनाया गया है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है। तो ऐसे ही आपसे ये बांध आ गया, आपसे पूछ सकते हैं भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है ना, सतलज नदी पर है। आपसे जैसे हमने देखा था एक सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर संचालित की जा रही है, कोई एक परियोजना किस नदी पर संचालित की जा रही है, तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन वहां से करने पड़ेंगे, ठीक, इन आधारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के किस जिले में कोयला खनिज के रूप में नहीं मिलता, है ना। अब हम देख रहे हैं खनिज के रूप में नहीं मिलता, और इन लोगों ने पूछ लिया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, है ना, क्योंकि 2000 में अलग हुआ था छत्तीसगढ़, तो उसको एक तरह से वो लोग अलग करके नहीं पूछ पा रहे होंगे, है ना। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था नहीं मिलता, तो भैया बिलासपुर में मिलता है कोयला, ठीक है। छिंदवाड़ा में हमने देखा है जो हमारा यहाँ का जो छिंदवाड़ा है, कोयला मतलब जो नीचे का क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, है ना, दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र में तो सर्वाधिक कोयला मिलता ही है, तो छिंदवाड़ा में भी हमारा कोयला इस साइड मिलेगा ही सही, है ना। फिर कोरिया में जो छत्तीसगढ़ में आता है वहां भी कोयला मिलेगा, लेकिन जो रीवा है इसकी स्थिति यहाँ है, और रीवा में मिलता है हमें जिप्सम मिलता है ना, जिप्सम मिलता है, तो यहाँ पर हमें कोयले की संभावना थोड़ी कम है, तो यहाँ पर कोयला नहीं मिलता है, बाकी जगह कोयला मिल रहा है आपको। तो इसका भी प्रश्न मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे प्रश्न जब आ जाते हैं कहीं पे, ये एक खनिज से संबंधित प्रश्न है, तो कोई अगर खनिज से संबंधित अगर आपको प्रश्न पूछते हैं, तो खनिज से संबंधित प्रश्न ऐसे बनते हैं, मान लीजिए हीरा कहाँ पाया जाता है, कौन से जिले में पाया जाता है, कोयला कहाँ पाया जाता है, आपका किस जिले में पाया जाता है, मध्य प्रदेश का किसी खनिज में कौन सा स्थान है, उत्पादन में कौन सा है, भंडारण में कौन सा है, भारत का उस खनिज के उत्पादन में कौन सा स्थान है, भंडारण में कौन सा स्थान है, कोई भी खनिज के उत्पादन में, जैसे हम बात करेंगे यूरेनियम की, तो यूरेनियम उत्पादन में कजाकिस्तान का पहला स्थान है ना, कजाकिस्तान का पहला स्थान। ऐसे ही आपको मक्का के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है, रबर के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है, चीनी के उत्पादन में, गन्ने के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कोई सा खनिज कहाँ पे मिलता है सर्वाधिक, भारत में, उसकी स्थिति कौन सी है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, इस प्रकार से इसको याद करना पड़ेगा। और वही खनिज वही चीज अगर मध्य प्रदेश में भी मिलती है ना, खनिज या कृषि से संबंधित उत्पाद अगर मध्य प्रदेश में भी मिलते हैं, तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है देश में, और मध्य प्रदेश में कहाँ पर वो मिलता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर है कौन सा ग्रह जो है सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है ना, ये बात कर रहे हैं सबसे दूर के ग्रह की। तो अगर आप बात करें तो सभी ग्रह लगाते हैं सूरज की परिक्रमा, और सूर्य की परिक्रमा का क्रम जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना। तो इस प्रकार से ये 8 ग्रह जो है वो सूरज की परिक्रमा लगा रहे हैं, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है सबसे दूर का ग्रह कौन सा है हमारा, वरुण मतलब नेपच्यून है। और जो प्लूटो इस समय दिया हुआ था, तब इसका आंसर क्या है, प्लूटो था। क्यों था, क्योंकि उस समय प्लूटो को ग्रहों का दर्जा दिया गया था, तब 9 ग्रह मानते थे, है ना। फिर क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की जो बैठक हुई थी प्राग में 2006 में, उसमें क्या किया गया, प्लूटो को ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया। क्यों कर दिया गया, क्योंकि किसी भी ग्रह के ग्रह होने का जो एक तरह से रीजन बताते हैं वो ये है कि उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, या फिर वो किसी भी दूसरे ग्रह की परिक्रमा कक्ष को ना काटे। लेकिन ये जो प्लूटो था वो क्या कर रहा था, जब भी परिक्रमा कर रहा था वो इस बुध ग्रह की परिक्रमा कक्ष को काट देता था, मतलब यहाँ आ जाता था खुद की लाइन को छोड़कर। तो इस वजह से इसका जो दर्जा है 2006 में समाप्त कर दिया गया, और अब ग्रह हो गए हमारे 8। तो सबसे दूर का ग्रह प्लूटो के स्थान पे क्या हो गया हमारा, नेपच्यून मतलब के वरुण, है ना। फिर संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये नदी है, वही नदी, उससे संबंधित जलप्रपात परियोजना वगैरह ये याद करना थी आपको, है ना। तो जलप्रपात सबसे ऊंचा पूछ लिया उन्होंने, साल्ट जलप्रपात है ये, है ना, साल्ट जलप्रपात है, और ये कहाँ है, वेनेजुएला में। अब आपसे ये भी पूछ सकते थे कि जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कहाँ पर है, तो वेनेजुएला में है। और वेनेजुएला कहाँ है, तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है वहां पर एक देश है वेनेजुएला, वेनेजुएला के अंदर साल्ट जलप्रपात है। अब ये भी पूछ सकते हैं ये किस नदी पर है, तो इसकी नदी कैरो नदी आती है, या अरिनिको नदी करके इसका नाम दिया जाता है, 2 जगह, है ना, या तो कैरोना रिवर आता है या अरिनिको रिवर आता है। तो इस प्रकार से ये आ सकता है आपको, ठीक।
तो कोई एक नदी, सहायक नदियां कहाँ से उद्गम हो रहा है, अवसान हो रहा है, कौन सा जलप्रपात, बांध वगैरह बनाया जा रहा है, तो उससे संबंधित आपको क्वेश्चन याद रखना है। फिर देखेंगे डायनासोर का काल, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम ही होते हैं। मैंने तो ये वाला देखा, और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम ही रहते हैं कि वो ऐसे कालक्रम किसी चीज के पुराने अवशेषों कैसे पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर वैसे इसमें 18 करोड़ वर्ष पूर्व है। ठीक, फिर देखेंगे हम भारत का सुदूर दक्षिण में पॉइंट निम्न में से कहाँ है। मतलब कहने का मतलब यह है सबसे दक्षिण का बिंदु है ना। जैसे अगर बात करें यहाँ से, ठीक है, अब जो भी है ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मतलब एंड का पूछ रहा है वो, कि दक्षिण का बिंदु कौन सा है ना। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कभी वो दक्षिण का पूछ रहा है तो कभी उत्तर का पूछ सकता है ना। तो उत्तर का सबसे है इंदिरा कॉल, और दक्षिण का कौन सा हो गया हमारा, इंदिरा पॉइंट हो गया। और इंदिरा पॉइंट जो है हमारा ब्रहद निकोबार में स्थित है हमारे, है ना, ब्रहद निकोबार में स्थित है हमारे। तो ये इंदिरा पॉइंट सबसे ये कहाँ आ रहा है, अभी तो ये पहले जम्मू कश्मीर में आ रहा था, अब क्या है लद्दाख अलग कर दिया, तो ये जो है जम्मू कश्मीर हो गया, और ये हिस्सा जो आ गया ये लद्दाख में आ गया। अब वो आपसे पूछ सकता है सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो सबसे पूर्वी बिंदु हमारे अरुणाचल प्रदेश में आता है, उसका नाम है कीबुतु, या फिर इसको वलागू नाम भी मिलता है कहीं पे, कि वलागू अट्टू जो है वो सबसे पूर्वी बिंदु है। कहीं पे वलागू मिलेगा, कहीं पे आपको कीबुतु मिलेगा। इसलिए अगर इन दोनों में से भी कोई सा ऑप्शन आता है आप उसको बिल्कुल लगाइए, बिल्कुल सही होगा आपका आंसर। या सबसे आपसे पश्चिमी बिंदु पूछ सकता है, तो सबसे पश्चिमी बिंदु जो हमारा है इधर वो है हमारा सरक्रिक, है ना। तो सरक्रिक जो है काफी महत्वपूर्ण भी है, क्यों, क्योंकि आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि सरक्रिक जो है किन दो देशों के बीच विवादित है। तो सरक्रिक जो है जो हमारे भारत और आप यहाँ देखेंगे पाकिस्तान, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो विवादित स्थल है वो है सरक्रिक, है ना। कुछ ऐसे विवादित स्थलों के बारे में भी याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे इधर आता है पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, ये बांग्लादेश की बात हो रही है, तो इधर है न्यू मुरे द्वीप, जो भारत और बांग्लादेश के भी विवाद है। तो ऐसे आपको इस प्रकार से भी चीजें याद करनी पड़ेगी। ज्योग्राफी में जो प्रश्न आते हैं आपके वो ऐसे आते हैं मैक्सिमम के पूरा मैप जो है मैप के अनुसार ही आएंगे। आपको जब भी आप एग्जाम वगैरह देने जाएं तो मैप को बकायदा देखिए, भारत का मैप देखिए, वर्ल्ड का मैप देखिए, मध्य प्रदेश का देखिए, उससे बाहर प्रश्न नहीं जाते हैं। अगर उसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उससे संबंधित चीजें या कोई सी चीज कहाँ है, स्थिति कहाँ है, बंदरगाहों की, नदियों की, सारी चीजें आपको मैप में मिलेगी। आपको इधर उधर बहुत कम क्वेश्चन है जो इधर उधर से आते भी हैं, लेकिन मैक्सिमम आपके 60% क्वेश्चन जो है आपके मैप से ही आएंगे, बहुत अच्छी तरह से याद करें उनसे। जैसे एक आया है हमारा, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग कौन सा है ना। तो सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग पूछ रहे हैं वो। अब हमें क्या याद है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग जो है वो है जलोढ़, है ना। लेकिन जो एक तरह से अगर जो ये कछारी मिट्टी है उसे ही क्या बोला जाता है, जलोढ़ मृदा कहा जाता है। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो जलोढ़ मृदा है उसका निर्माण कैसे हुआ है, नदियों द्वारा लाए गई जो मिट्टी है, मतलब जो गंगा और यमुना का दोआब वाला जो क्षेत्र है हमारा, है ना, उत्तर भारत के मैदान की बात करेंगे, और उत्तर भारत में जो गंगा यमुना का जो मैदान, ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, तो यहाँ से हमारी ये गंगा नदी, ये यमुना नदी और इसकी सहायक नदियों का ये पूरे जाल से करीब हमारा 7 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र पूरा एक तरह से अन्न भंडार, भारत की 40% जनसंख्या का भरण पोषण कर रहा है। और ये जो मृदा है सबसे बड़ा हमारा मृदा का वर्ग है। उसके बाद आपको काली मिट्टी मिलेगी, लाल मिट्टी मिलेगी, फिर बलुई मिट्टी मिलेगी, है ना। तो अगर आपसे ये इसमें भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मृदा मिलती है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि काली मृदा कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक, तो काली मृदा जो सर्वाधिक है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो ये कलर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है। अब ये कैसे प्रश्न आ गया, वही मैप से संबंधित आ गया, मैप में ही देखिए, है ना, रेखा बनी है लेकिन नाम नहीं लिखे, लेकिन प्रश्न तो वहीं से ही पूछ रहा है ना। अब पूछ रहा है रेड क्लिफ, है ना। तो सर सीजे रेडक्लिफ करके थे, है ना, उन्होंने इस रेखा को खींचा था। कब खींचा था, 1947 में, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय की बात है ये।
है ना। ये अगर आप इस मैप को देखें तो ये जो हमारी रेखा है ना, पाकिस्तान वाली बॉर्डर, इसकी बात हो रही है रेड क्लिफ की 1947 में। नहीं, लेकिन 1947 में जो ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये बांग्लादेश, ये बांग्लादेश भी पाकिस्तान के विभाजन वाले क्षेत्र में दिया गया था। तो रेड क्लिफ रेखा, ये वाली रेखा भी रेड क्लिफ ही है और इसे भी रेड क्लिफ ही नाम दिया गया था। वर्तमान में ये रेड क्लिफ नहीं कहलाती, वर्तमान में रेड क्लिफ सिर्फ पाकिस्तान वाली ये वाली रेखा कहलाती है। अब पाकिस्तान से स्वतंत्र हो गया बांग्लादेश तो ये रेड क्लिफ नहीं कहला रही। लेकिन जो हमारा त्रिपुरा है, त्रिपुरा के बीच और जो बांग्लादेश के बीच जो रेखा है उसको बोलते हैं 0 डिग्री रेखा, है ना, 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, 0 रेखा कहते हैं। फिर आपसे जैसे भारत और ये जो चाइना है ना, चाइना की बॉर्डर ये थोड़ी सी ये और थोड़ी सी ये, तो चीन वाली जो बॉर्डर है हमारी, इसको क्या कहते हैं, मेक मोहन रेखा कहते हैं, मेक मोहन रेखा कहते हैं। आपसे इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछ सकते हैं, 0 रेखा से संबंधित ये त्रिपुरा और बांग्लादेश वाली चीज से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो एक रेखा किन दो देशों के बीच है, बॉर्डर वाली आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे अगर बात करें इधर ये किस किस की, अमेरिका और कनाडा, ये जो बीच की रेखा है ना, 49 डिग्री रेखा है, 49 डिग्री अक्षांश रेखा, क्योंकि 49 जो अक्षांश है वो यहाँ से गुजर रहा है, इसलिए इसको 49 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। या फिर हम बात करें रूस और फिनलैंड की, है ना, कहाँ गया फिनलैंड, अरे फिनलैंड कहाँ गया, है ना, तो रूस और फिनलैंड के जो बीच की रेखा है वो कौन सी रेखा है, मेन रहीम रेखा है। तो दो देशों के बीच जो रेखाएं हैं, अगर वो कोई सी हाईलाइट होती है ना, तो वो आपको याद रखना पड़ेगी। जैसे 38वीं डिग्री अक्षांश रेखा जो हो रही है, वो उत्तर कनाडा, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग कर रही है। ठीक, तो इस प्रकार से जो रेखाएं हैं उससे संबंधित आप प्रश्नों को याद रखिए। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत। तो ये जो नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है वाला जो प्रश्न है, सिर्फ पीएससी में प्री में नहीं आ रहा है, ये हमें मेंस में भी आएगा। आपको वायुमंडल से संबंधित आपको वहां भी संगठन लिखने पड़ेंगे कि वायुमंडल का संगठन क्या है। तो ये जो नाइट्रोजन का परसेंट ये लोग पूछ रहे हैं, इसका परसेंट है हमारे यहाँ पर करीब 78%, है ना, तो 78% नाइट्रोजन है। अभी जैसे आपसे नाइट्रोजन पूछा, आपसे पूछ सकते हैं ऑक्सीजन कितने परसेंट है, सर्वाधिक नाइट्रोजन मिल रही तो उन्होंने पूछ लिया। लेकिन जीवनदायिनी जो हमारी गैस है वो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितने परसेंट मिल रही है, 21% मिल रही है। अब जिससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग को सर्वाधिक खतरा हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वो पूछ सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है, वो 0.03% है हमारे यहाँ, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण गैसों का संगठन कम से कम इन 3 का तो याद रख लीजिए। बाकी जो अन्य गैसें हैं वो कैसी हैं, बहुत कम मात्रा में है, तो आप उनको छोड़ सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ये ऑक्सीजन हुई, ये नाइट्रोजन हुई या कार्बन डाइऑक्साइड हुई, आपको इन 3 का तो परसेंटेज बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, है ना। फिर देखेंगे वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया, है ना, और आपदा की स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा था 2008 से और ये है एक तरह से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, लेकिन मान लीजिए अगर ये करंट अफेयर्स में भी नहीं होता, उस समय बाढ़ वगैरह भी नहीं आई होती, उसके पहले आई होती, कभी बाद में आई होती, तो भी एक तरह से बिहार का शोक कहलाती है कोसी नदी। तो इसका आंसर अगर आपको नहीं भी आता कि कहाँ बाढ़ आई थी ऐसे क्या, तो फिर भी जो सर्वाधिक जो मार्ग परिवर्तन के कारण जिससे बाढ़ से पीड़ित है वहां के लोग, वो है हमारी कोसी नदी। जैसे आपसे ये पूछा बिहार में अगर बाढ़ फैला रही है, अगर इसकी जगह वो दे दे कौन सी नदी थी जिसने पश्चिम बंगाल में बहुत जो विध्वंस फैलाया, तो आपकी दामोदर नदी आएगी, जो पश्चिम बंगाल में क्या करती है, पश्चिम बंगाल का शोक कौन सी हो जाती है, हमारी दामोदर नदी, है ना, दामोदर नदी। ठीक, फिर देखेंगे कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है ना, भारत को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो हमने देखा भारत की स्थिति कैसी है, भारत की स्थिति है 21, शुरू की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है ना, तथा 68 डिग्री
7 मिनट से 97 डिग्री 2-5 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है ये स्थिति, ऐसे है ना। मतलब सबसे उत्तर में ये आ रहा है, सबसे दक्षिण में ये आ रहा है, और सबसे पश्चिम में ये, तो सबसे पूर्व में ये। अब इसी बीच अगर आप देखेंगे कि कर्क रेखा, हमारे कर्क रेखा की जो स्थिति है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कहाँ है कर्क रेखा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो भारत से कैसे गुजर जाती है, फिर यहाँ से 8 से आया 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे करके, तो ये हमारी कर्क रेखा गुजर जाती है। और जो कर्क रेखा वाला जो क्षेत्र है हमारा, उसी को क्या बोलते हैं, उसके आसपास का क्षेत्र उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र बोलते हैं। तो उष्ण कटिबंध वाला जो क्षेत्र है वो भारत को कितने भागों में इसने बांट दिया है? 2 भागों में। कौन सी रेखा है हमारी? कर्क रेखा। फिर देखेंगे भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। और पूर्वी देशांतर कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है ना। पूर्वी देशांतर क्यों? जब आप बात करें इस पूरी पृथ्वी के गोल ग्लोब की, तो हमने देखा इस ग्लोब को बांटा गया है 2 भागों में, ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है हमारा दक्षिणी गोलार्ध, है ना। अब उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी, ये हमारी 0 डिग्री हो गई है ना, इसके ऊपर 90 अक्षांश, 90, ठीक है। तो ये हमारे एक तो बात हो रही है कि उत्तरी अक्षांश में भारत, तो उत्तरी अक्षांश मतलब ऊपर वाली इन अक्षांश रेखाओं के बीच में ऐसे में स्थित है, ठीक है। तो इसकी स्थिति होनी चाहिए यहाँ ऊपर। दूसरी बात कह रहे हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। तो जो देशांतर रेखाएं हैं, हमने देखा ग्लोब में जो सीधी खड़ी हुई रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती है। तो इस हिसाब से भारत की स्थिति उत्तर में, है ना, पूरब की ओर होनी चाहिए। मतलब जो हमारा भारत होगा वो यहाँ होना चाहिए, ठीक। ये वाली स्थिति भारत की होनी चाहिए। और ये भी ऐसे करके ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके जो 68वीं गोल से 68 से 97 के बीच है, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 2-5 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। तो मतलब ये जो हमारी स्थिति है गुजरात से लेकर ये अरुणाचल प्रदेश के अंतिम बिंदु से, तो पश्चिमी बिंदु हो गया गुजरात और हमारा पूर्वी बिंदु कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश स्थित हो गया यहाँ पर। हमारे प्रवेश प्रोग्राम में आप इन सब चीजों को डिटेल से डिस्क्राइब मतलब समझ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। देखेंगे भारत का प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, है ना। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था, है ना। तो अगर आप बात करें गोंडवाना लैंड की, है ना, तो ये देखेंगे जब हमारा कार्बोनिफेरस युग की बात हो रही है, जीव की उत्पत्ति वगैरह से भी पहले जब महाद्वीप वगैरह बन रहे थे उस समय की बात है, तो क्या हुआ था, ये सब महाद्वीप जुड़े हुए थे और जुड़ने के बाद फिर ये 2 भागों में बट गए थे। 2 भाग थे, कौन से? ऊपर वाला जो भाग था वो अंगारा था, नीचे वाला गोंडवाना था। तो अभी भी आप देखें तो ऊपर ऊपर के जो महाद्वीप होंगे, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या यूरोप, है ना, या अफ्रीका का थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा या भारत का इतना हिस्सा, ये जो ऊपर का इस क्षेत्र है ये वाले तो कहलाते हैं अंगारा लैंड के भाग, और जो नीचे वाला भाग है वो गोंडवाना लैंड का भाग है ना। तो गोंडवाना लैंड में जैसे भारत का ये आधा हिस्सा, ये ऑस्ट्रेलिया हमारा, है ना, अफ्रीका और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, तो ये सब किसमें आते हैं? गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आते हैं, और ऊपर वाले अंगारा लैंड के अंतर्गत आते हैं। फिर तो उन्होंने प्रश्न क्या पूछा हमसे? हमसे पूछा था प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय में कौन कौन से भूभाग शामिल है? तो अभी हमने देखा इसमें दक्षिण अमेरिका आ जाता है, अफ्रीका आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो ये सभी जो किसमें आ रहे हैं? हमारे गोंडवाना लैंड के भाग में आ रहे हैं, है ना। फिर देखेंगे हम अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है, ठीक है। अब अगर बात करें किसकी? मध्य प्रदेश की, ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ये जो भाग है हमारा कौन सा है? ये मालवा का पठार है ना, मालवा पठार, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे कौन सी पर्वतमाला है हमारी? ये जो राजस्थान में है वो है अरावली पर्वतमाला, जो गुजरात से लेकर कहां तक जा रही है? गुजरात से लेकर जाती है ये दिल्ली तक जा रही है। और फिर ये जो हमारी पर्वतमाला आ रही है इधर ऊपर साइड से, ये हमारी कौन सी पर्वतमाला है? ये विंध्याचल पर्वतमाला।
तो एक तरह से विंध्याचल और अरावली के मध्य कौन सा पठार हो गया, ये हमारा मालवा का पठार स्थित हो गया, है ना। आपसे ये पूछ सकते हैं, फिर आपसे पूछ सकते हैं छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, तो छोटा नागपुर का पठार हमारे झारखंड में है ना, रांची में, झारखंड में है। दक्कन का पठार कहाँ है, महाराष्ट्र में है हमारे। प्रायद्वीपीय पठार कौन सा है, तो भारत का ये संपूर्ण ये ऐसा ये वाला जो शेप है वो कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार है। और प्रायद्वीप का मतलब हो रहा है ऐसी भूमि जो तीन ओर से जल से घिरी हो, ये भी जल, ये भी जल, नीचे भी जल, तो ये पूरा क्या हो गया, प्रायद्वीपीय, और ये पठार हो गया हमारा प्रायद्वीपीय पठार। इस प्रायद्वीपीय पठार के अंदर भी बहुत सारे पठार आते हैं। फिर देखेंगे भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे किस किस से मिलती है की, तो देखेंगे कि ये जो हमारा सिक्किम है यहाँ, है ना, इसकी सीमा नेपाल से भी मिल रही है, इसकी सीमा भूटान से भी मिल रही है, और इसकी सीमा हमारे चीन से भी मिल रही है। तो नेपाल, भूटान और चीन से इसकी सीमा मिलती है। ठीक, लेकिन अगर वो आपसे पूछे ऐसा कौन सा, ये तो हो गया कि एक राज्य जिसकी सीमा तीन देशों से मिल रही है, लेकिन अब एक राज्य जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ, जो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है, किसी देश से घिरा हुआ है, तो वो है हमारा त्रिपुरा। ये जो त्रिपुरा है ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तीनों दिशाओं से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन याद रखना है इनके, क्योंकि मैप से ही संबंधित आपके प्रश्न आ रहे हैं, हमने बहुत बार मैप डिस्कस करा है। अब उसके बाद आपको ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे क्या हुआ कि पाकिस्तान की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लग रही है, तो एक गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, तीन तो राज्य हो गए, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिला दें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी अगर मिला दिया जाए तो 5 हो गई। आपसे पूछ सकते चीन से किसकी सीमा लग रही है, किस किस राज्य की लग रही है, किस राज्य की नहीं लग रही है, कितने राज्यों की लग रही है। आपसे पूछ सकते हैं म्यांमार से कितने राज्यों की सीमा लग रही है, आपसे पूछ सकते हैं बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमा लग रही है, किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लग रही है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है आपको। ठीक है, तो मैप से संबंधित ही प्रश्न आ रहे हैं और मैप को बहुत अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, याद क्या करना है, जैसे क्या करेंगे, हमेशा साथ में रखेंगे, हम एक हमारी डेस्क के ऊपर मैप रखेंगे, हमारी जो दीवार है घर तो रूम की उस पर हम मैप लगाएंगे, बकायदा देखेंगे, उसको थोड़ा सा देखते रहना, चलते फिरते ये यहाँ था, ये यहाँ था, तो अच्छी तरह से याद हो जाते हैं। ठीक, फिर ये है हमारा, तो इसका आंसर हमने देखा सिक्किम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य। तो जब मैंने खनिज बताया था, खनिज के साथ ही फसल भी बताई कि फसलें भी कहाँ पे उत्पादित हो रही, कहाँ सबसे ज्यादा उत्पादित हो रही, किसी फसल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, किसी फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, या फिर उस फसल के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है, उस फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम आया है, ऐसे आपको याद रखना है। तो भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादित करता है, 2008 में भी उत्तर प्रदेश कर रहा था, वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश कर रहा है। लेकिन अगर पूछे प्रति हेक्टेयर में कौन सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादित करता है, तो प्रति हेक्टेयर में हमारा गेहूं सबसे ज्यादा हमारे पंजाब उत्पादित करता है ना, हेक्टेयर की बात हो रही तो पंजाब करता है। आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, सिर्फ गेहूं नहीं, आपको चावल भी पूछ सकते हैं, मक्का पूछ सकते हैं, ज्वार पूछ सकते हैं, राई पूछ सकते हैं, और क्या पूछ सकते हैं, जैसे अगर बात करें हम मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी फसल उगाई जा रही है अभी वर्तमान में, है ना, तो हम सोया स्टेट किसे कहा जा रहा है, सोयाबीन कहाँ सबसे ज्यादा उत्पादित हो रही है, तो मध्य प्रदेश में होती सबसे ज्यादा सोयाबीन हो रही है। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपसे। ठीक, फिर है भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन। अब देखिए वही चीज आ गई, तंबाकू, खनिज उत्पादन करने वाली जो वस्तु है ना कहाँ मिल रही है, तो सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है हमारा आंध्र प्रदेश कर रहा है, ऐसे प्रश्न आएगा। फिर सबसे ज्यादा कपास कौन उत्पादित कर रहा है, सबसे ज्यादा जैसे सूरजमुखी का हो रहा है कर्नाटक में हो रहा है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन हो रही है, कोई सी फसल कहाँ सबसे ज्यादा उत्पादित हो रही है, और मध्य प्रदेश के भी किस जिले में वो फसल सबसे ज्यादा उत्पादित हो रही है, तो ऐसे प्रश्न आएगा आपको। फिर देखेंगे एक सींग वाला गेंडा, है ना, जब हम भारत मध्य प्रदेश में, जब मैंने आपको जैसे मध्य प्रदेश वाले जो क्वेश्चन चल रहे थे उस समय मैं आपको बताया भी था कि कोई सा राष्ट्रीय उद्यान है या फिर जो अभ्यारण्य है उनसे रिलेटेड प्रश्न ऐसे आते हैं कि कहाँ पर स्थिति है,
कब बने थे, इनकी सीक्वेंसिंग आ जाएगी, किसके बाद कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, अगर कोई वहां विशेष पशु वगैरह मिल रहा है तो जैसे एक सींग वाला गेंडा, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है जो असम में आता है। ठीक है, असम में आता है इसलिए, और असम हमें देखो यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, लेकिन असम हमें इन दो जगह मिल रहा है, इन दो जगह भी मिल रहा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल भी एक तरह से ये जो पश्चिम बंगाल है वहां बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, तो हम इसका फिर लगाएंगे कि अरुणाचल प्रदेश और असम में मिलेगा थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन बात करें तो मुख्य रूप से कहाँ मिलता है, ये असम के काजीरंगा में ही मिलता है, आपको और कहीं पढ़ने में ज्यादा आएगा भी नहीं कि कहीं और मिलता है। ठीक, फिर जैसे ये पूछा, फिर आपसे पूछ सकते हैं ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा सर्वाधिक कहाँ मिलता है, तो वो हमारे क्या नाम है, कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। फिर आपसे ये पूछ सकते हैं जैसे सर्वाधिक बाघों वाला अभ्यारण्य, सर्वाधिक सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो नागार्जुन सागर जो बाघ अभ्यारण्य है वो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। या फिर पूछ सकते हैं कि जो साइबेरियन पक्षी आते हैं वो कहाँ आते हैं, तो जो राजस्थान में जो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है वहां आते हैं सबसे ज्यादा। इस प्रकार से कोई सा विशेष जीव अगर कहीं पाया जा रहा है, जैसे मैंने सर्प उद्यान का बताया था ना भोपाल, या फिर रेप्टाइल पार्क देखा था हमने पन्ना वाला, ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे, मतलब एक जगह कौन सी चीज फेमस है, कहाँ पे मिल रही है, घड़ियाल कहाँ मिल रहे हैं, सोन चिड़ैया कहाँ मिल रही है, इससे संबंधित प्रश्न ऐसा आ सकते हैं आपको। ठीक, फिर देखेंगे भारत में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश, तो ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा घनत्व, घनत्व मतलब कंप्रेस करके बहुत छोटी जगह में बहुत सारे लोग भरे हैं, मतलब बहुत ज्यादा लोग हो जहाँ पे इतना जगह भी नहीं हो लेकिन फिर भी लोग ज्यादा रह रहे हो, तो ये है ना क्या बोलते हैं, अगर आप इसकी बात करें है ना, तो इसमें वर्तमान में जो है ये स्थिति बिहार में है सर्वाधिक, करीब 1106 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर पर, है ना, एक वर्ग किलोमीटर पर लगभग 1106 व्यक्ति रहते हैं, तो वो बिहार है। बिहार के बाद जो दूसरा स्थान आता है वो पश्चिम बंगाल का आता है, लेकिन हो ये गया हमारे साथ कि ऑप्शन में हमारे यहाँ बिहार है ही नहीं, ना इसमें है ना इसमें है ना, तो हमारे यहाँ हम दूसरा कौन सा देखेंगे, हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल कहाँ मिल रहा है, इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, तो सर्वाधिक में हम इन दो पे गौर करेंगे। ठीक, इसे काट देंगे, इसे काट देंगे। फिर वो पूछ रहा है सबसे कम जनघनत्व, न्यूनतम जनघनत्व का कौन सा है, तो जो न्यूनतम जनघनत्व मिल रही है वो हमें मिल रही है अरुणाचल प्रदेश में, है ना, अरुणाचल प्रदेश में मिल रही है, तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्या लगाएंगे हम इसका आंसर, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, सर्वाधिक जनघनत्व पश्चिम बंगाल में और सबसे कम जनघनत्व का मिल रहा है हमें अरुणाचल प्रदेश में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाले प्रदेश कौन सा है, ये तो हमने देखा, अभी वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया इन लोगों ने। फिर निम्न को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाना है हमें, है ना, आकार के अनुसार घटता क्रम, तो सबसे बड़ा जो आकार में जो ग्रह है हमारा बृहस्पति, है ना, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, कौन सा है, बृहस्पति, शनि, है ना, अरुण, वरुण, ऐसे करके फिर हमारी पृथ्वी आ रही है, मंगल आ रहा है, और शुक्र, पृथ्वी शुक्र मंगल, इनका क्रम आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, लेकिन अभी वर्तमान में अगर इसको देखें तो बृहस्पति है, फिर उसके बाद शनि है, मतलब या पहले एक आएगा, फिर चार आएगा, फिर दो आएगा और फिर तीन आएगा, मतलब ये वाला। ठीक है, तो इसके प्रश्न कैसे आ सकते हैं, जैसे ये पूछा कि आकार में घटते क्रम में बताइए, आकार में, वो आपसे पूछ सकता है आकार में बढ़ते क्रम में बताइए, वो जैसे हमने देखा था ना, सबसे परिक्रमा कौन सबसे ज्यादा दूर, सबसे ज्यादा दूर कौन सा ग्रह है, सबसे ज्यादा दूर कौन सा ग्रह है, सबसे ज्यादा पास कौन सा ग्रह है, सूरज की परिक्रमा काल सबसे अधिक समय में कौन लगाता है, सूरज की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन लगा देता है, अपनी ही दूरी पर, मतलब किसी ग्रह का परिभ्रमण काल कौन सा कितना है, किसी सबसे, और सबसे कम परिभ्रमण काल किसका है, सबसे अधिक परिभ्रमण काल किसका है, सर्वाधिक घनत्व किस ग्रह का है, सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं आपको। तो ये जो ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन है वो ऐसे ही आएंगे, सर्वाधिक लेटा हुआ ग्रह कौन सा है ना, सर्वाधिक अपनी दूरी पर झुका हुआ ग्रह अरुण ग्रह, वो सबसे ज्यादा लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं उसको। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको आएंगे ग्रहों से रिलेटेड। ठीक, नेक्स्ट है, निम्न को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, अब पश्चिम से पूर्व में बात करेंगे हम इसकी, तो आप देखेंगे यहाँ पर
बात हो रही है हमारे पश्चिम से पूर्व में, उसने हमसे पूछ लिया है ना, कि एक तो उसने हमसे पूछा है पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पूछा है। क्या पूछा है? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के बारे में पूछा है उसने हमसे। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा है कि लिस्बन, है ना, एक तो हो गया हमारा पुर्तगाल का ये लिस्बन। ठीक है, लिस्बन का आ रहा है, पुर्तगाल की राजधानी है। फिर अगर बात करें तो इधर आता है आपका ब्रिटेन, यहाँ पे इसकी राजधानी ये हो गई लंदन, तो ये लंदन हो गया। फिर ये पहले लिस्बन हो गया। फिर देखेंगे जर्मनी की राजधानी तो बर्लिन है, लेकिन जर्मनी में एक शहर है फ्रैंकफर्ट, तो यहाँ आपका हो गया जर्मनी, तो ये हो गया आपका फ्रैंकफर्ट। फिर उसके बाद लेबनान इधर आएगा, लेबनान एशिया महाद्वीप में, तो लेबनान की राजधानी है बेरूत, तो ये बेरूत इस प्रकार से आ गया। तो एक सीक्वेंस ऐसा हो गया। जब आप इसको मैप में देखेंगे, है ना, मैप में देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा इनकी स्थिति इस प्रकार से हो गई। हमने देखा था पुर्तगाल की राजधानी, पुर्तगाल पूछा उसने, फिर पूछ लिया उसने लंदन पूछा इधर, है ना, ये हमारा लंदन। ठीक है, लंदन के बाद फिर हमसे उसने पूछा है, ये मैप को थोड़ा सा अगर बड़ा करेंगे तो आप देखेंगे इधर जर्मनी आ जाएगा आपका, ये जर्मनी, तो यहाँ पे फ्रैंकफर्ट आ जाएगा। और जो लेबनान है ये सीरिया के पास वाली जगह है, ये लेबनान आ गया। तो क्रम इस प्रकार से हो गया। तो आपको क्या करना है, ये भी मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, मैप से आया ना, तो मैप को बड़े अच्छी तरह से देखिए, कौन सा देश कहाँ है, और राजधानियां थोड़ी सी याद करिए उनकी, है ना, राजधानी याद करिए, या कौन सा शहर वहां पे प्रसिद्ध है, कोई सी खदान वहां पे अगर प्रसिद्ध हो रही है ना, तो उसको याद करिए आप। कोई चीज विशेष, जैसे हमने नियाग्रा जलप्रपात देखेंगे, अभी एक क्वेश्चन भी आएगा आपको कि नियाग्रा जलप्रपात वो कहाँ है, अमेरिका में आ रहा है, डेट्रॉइट अमेरिका में आ रहा है, या गेहूं की डलिया किसी कह रहा है, यूक्रेन को कह रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी जो वहां पे किसी देश में अगर फेमस होते हैं तो वो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं आपको। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं ये इन्होंने क्या बोला है, ये राजधानी आ गई। ठीक है, वापस से राजधानी आपको याद करना पड़ेगी। जैसे केन्या की राजधानी देखे हम, तो केन्या की राजधानी हो गई नैरोबी, है ना। तो फिर युगांडा की राजधानी देखें तो कंपाला, उज्बेकिस्तान की देखेंगे ताशकंद, यूक्रेन की देखेंगे कीव, और यूक्रेन तो अभी काफी चर्चित भी मुद्दा रहा है। आप मास्को की राजधानी याद करिए, रूस की राजधानी मास्को है। आप जैसे अलग अलग जगह की, अलग अलग जो देश जिससे भारत से संबंध अच्छे हैं, नहीं भी है, लेकिन अगर कुछ करंट अफेयर्स में जो चर्चित मुद्दे रहे हैं, अगर हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वगैरह ने कहीं देश की यात्राएं वगैरह की हो, किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति वगैरह भी बहुत सारे आ रहे हैं रूस के संबंध में भारत में मिलने के लिए, उनके देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वगैरह ने अगर भारत में यात्रा की हो तो उनकी राजधानी कहाँ है, उनके प्रधानमंत्री कौन है, उनके राष्ट्रपति कौन थे, उनसे संबंधित भी आपको प्रश्न यहाँ पर आ सकते हैं। फिर भारत का प्रमुखता एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। तो जब हमने देखी थी 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा थी वो उष्णकटिबंध पे थी, तब मैंने आपको बताया था। तो ये किसके कारण, निम्न के कारण है, अक्षांशीय विस्तार, क्योंकि वो एक अक्षांशीय रेखा है, इस वजह से वो उष्णकटिबंध के कारण, हमने उस क्वेश्चन में डिस्कस किया था अभी। ठीक, फिर देखेंगे पश्चिमी घाट, है ना, ये बात हो रही है पश्चिमी घाट की। अब जो पश्चिमी घाट है वो शुरू कहाँ हो रहा है, हमारा ताप्ती नदी, ये ताप्ती नदी जो हमारे मध्य प्रदेश से निकलती है, ये ताप्ती नदी कहाँ गिर रही, खंबात की खाड़ी में गिर रही है। और इस नदी के मुहाने से लेकर, है ना, तो कन्याकुमारी अंतिम तक, ये कन्याकुमारी हो गई, यहाँ तक कौन सा है हमारा, ये पश्चिमी घाट, है ना, पश्चिमी घाट है हमारा। अब पश्चिमी घाट की अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई है हमारी 1600 किलोमीटर, है ना। और अगर इसकी, सॉरी, औसत ऊंचाई नहीं है, ये औसत लंबाई है इसकी, ये लंबाई है इसकी 1600, और ऊंचाई है इसकी करीब औसत रूप से 1200, है ना। तो आपको ये नहीं याद रखना, लेकिन मैं तो एवरेज बता रही हूँ कि लगभग ऐसा है। तो ये क्या है, पठार, ये अगर आप देखें तो ये सह्याद्री पर्वतमाला है उत्तर से दक्षिण तक। सह्याद्री पर्वतमाला भी दो पार्ट, मतलब एक तरह से डिवाइड कर लेंगे, जो 16 डिग्री अक्षांश यहाँ से निकल रही है तो गोवा से, उससे दो भागों में विभाजित हो जाती है। ऊपरी भाग जो उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी भाग दक्षिणी, उत्तरी भाग उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी भाग दक्षिणी सह्याद्री कहलाती है ना। तो ऐसे जैसे पश्चिमी घाट है, अब पश्चिमी घाट भी क्या है, 3 भागों में आपका विभाजित, है ना, पश्चिमी घाट भी आपका
3 भागों में विभाजित है। कैसा? जैसे गुजरात से गोवा तक बात करें, है ना, तो ये कोंकण तट हो गया। गोवा से मंगलुरु तक की बात करें तो ये कन्नड़ तट हो गया, और मंगलुरु से तो कन्याकुमारी अंदर तक की बात करें ये हमारा, तो ये मालाबार तट हो गया। तो आपसे इनसे रिलेटेड भी प्रश्न आ सकते हैं, जैसे पठारोपकार हो गया, इनसे रिलेटेड भी प्रश्न आ सकते हैं कि मालाबार तट कहाँ है, तो केरला में है। या भारत के जो पश्चिमी घाट है उसका सबसे उत्तरी जो तट है उसको क्या कहते हैं? उसको कोंकण कहते हैं, मध्य का कन्नड़ कहते हैं, और नीचे वाला क्या कहलाता है? मालाबार, मतलब दक्षिणी तट। फिर बात करें अगर ऊपर की, ये जो पूरब वाला जो हमारा पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट हो गया। अब पूर्वी घाट में भी इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारा उत्तरी सरकार, ये हमारा गोलकुंडा तट, और ये जो हमारा हो गया है कोरोमंडल तट, है ना। कौन सा हो गया? कोरोमंडल। तो आपसे इनसे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कोरोमंडल तट भारत के पूर्व में है कि पश्चिम में, या मालाबार तट भारत के पूर्व में है कि पश्चिम में, ऐसे प्रश्न आएंगे आपको। ठीक, फिर देखेंगे हम तुलबुल परियोजना। अब आ गई ना नदी, नदी से मैंने बताया है नदी का उद्गम कहाँ हो रहा है, अवसान कहाँ हो रहा है, उसकी सहायक नदी कौन सी है, बांध कौन सा बना है, परियोजना कौन सी संचालित है, तो आ गई ना तुलबुल नदी, क्योंकि हाईलाइट में थी तुलबुल नदी। क्यों थी भैया? क्योंकि तुलबुल नदी किस नदी पर बनी है? झेलम नदी पर। और भारत और पाकिस्तान, ये कहा नदी जो निकलती है, ये जो नदी, ये भारत से पाकिस्तान तक जाती है ना। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां हैं, है ना, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज करके। तो ये जो 1960 में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी को लेकर एक सिंधु जल समझौता हुआ था, तो इसके तहत यह था कि सिंधु, झेलम और चिनाब, इसके जल का 80% भाग पाकिस्तान रखेगा, है ना, और 20% हिस्सा इस जल का भारत रखेगा। और दूसरी साइड रावी, व्यास और सतलज, इसके जल का 80% भारत रखेगा और 20% पाकिस्तान को देगा, है ना। मतलब ये वाला इनका 80% तो पाकिस्तान रखेगा, इनका 80% भारत रखेगा। तो फिर भी क्या हो रहा है, भारत ने झेलम नदी पर क्या बना दिया? परियोजना चला दी, तुलबुल परियोजना। अब परियोजना चल तो गई कहाँ? जम्मू कश्मीर में परियोजना। तो उसको लेकर क्या हो गया, भारत और पाकिस्तान के बीच वापस से विवाद उत्पन्न हो गए। ठीक है, तो ये उस समय जब 2009 में प्रश्न पूछा गया होगा ना, चर्चित रहा होगा, कुछ मुद्दा उठा होगा ऐसा करके, अरे भाई आपने कैसे हमारे यहाँ पे क्या कर दिया, और उसका सिंधु जल समझौते का उल्लंघन कर दिया। तो ऐसे कुछ मुद्दे होते हैं अगर कोई परियोजना हाईलाइट में होती है। सरदार सरोवर बांध, क्यों उसे पीएससी ने बार बार पूछा? बाकी बांध तो इतने नहीं पूछे लेकिन इतने नहीं पूछे। उससे बार बार पूछने का कारण ये क्योंकि काफी विवादित था वो, है ना, उसको लेकर काफी गांव का विस्थापन वगैरह हो रहा था, इसलिए था। ऐसे आपको कोई परियोजना किस नदी पर संचालित हो रही थी, एक बार रीडिंग जरूर करें। ठीक है, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। अब उसने पूछ लिया, वैसे तो लेटराइट मिट्टी अगर बात करें तो ये सभी जगह पे जहां पर चूने और सिलिका का ज्यादा मात्रा में पानी से क्या होगा, निक्षलन हो गया, वहां पे मिल रही है। तो एक से जो पर्वत वाली जो जगह है, पर्वत के कगार जहाँ पे पानी के द्वारा चूना सिलिका का क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा निक्षलन वो हो गई, चीजें खराब हो गई मिट्टी वहां की, तो एक तरह से ईट ईट टाइप से बन जाती है। लेटराइट मिट्टी थोड़ी ईट वीट रहती है, उपजाऊ कम होती है ना। जैसे आपका मोटा अनाज उगता है इसमें, या फिर देखे जाए तो जो काजू वगैरह की खेती हो रही है कई मात्रा में, तो वो यहाँ पे हो रही है ना। तो जो लेटराइट मिट्टी जो हमारी हो रही है कहाँ मिल रही है? मुख्य रूप से ये मालाबार के तटीय क्षेत्र में, मतलब ये वाली जगह अभी देखा था मालाबार तक, देखा था ना, वो यही था मालाबार, तो वहां पे हो रही है लेटराइट मिट्टी ज्यादातर। नहीं तो ज्यादातर अगर उसमें सिर्फ महत्वपूर्ण शब्द नहीं दिया होता, तो फिर अगर सिर्फ कहाँ पाई जाती है, तो वो हर जगह जो अपनी बॉर्डर वाली जो जगह है ना हमारी, ये तट, तो ये सभी जगह मिल रही थी। ठीक, फिर निम्न में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? अब क्या हुआ, ये सिर्फ इस साल नहीं पूछा, एक साल और पूछा था सबरीमाला। क्यों पूछा था? क्योंकि दोनों ही बार क्या हुआ था, हाईलाइट में था। हाईलाइट में मतलब करंट अफेयर्स में चर्चित रहा था कि सबरीमाला जो है अय्यप्पा स्वामी का मंदिर है यहाँ पर। किसका? मतलब कुमार कार्तिकेय का ही एक रूप है मुरुगन, है ना, तो उन्हीं का मंदिर था ये। और यहाँ पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। अब कोर्ट में केस में चलते रहते है ना, कि महिला की सबरीमाला मंदिर में, केरल के सबरीमाला मंदिर में, क्या है आंसर? केरल।
केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं ने प्रवेश करने के लिए आंदोलन चलाया, ये करा वो करा, है ना। तो उस समय भी चर्चित था, अभी भी चर्चित था। वैसे कोर्ट ने इसका फैसला दे दिया है कि महिलाएं भी जा सकती हैं, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि नहीं जा रही है। तो ये सबरीमाला मंदिर कैसे पूछा आपसे, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, लेकिन है ज्योग्राफी का, क्योंकि जगह पूछने ना उसने सबरीमाला कहा है, तो सबरीमाला केरल में है, ठीक है। अय्यप्पा स्वामी का मंदिर। फिर सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है, अब भी देखा था जस्ट, ये हमारा सह्याद्री पर्वत ही है पूरा, है ना। जो पश्चिमी घाट को पूरा क्या कहते हैं, सह्याद्री पर्वत कहते हैं। 1600 उसकी किलोमीटर उसकी लंबाई है, 1200 मीटर उसकी ऊंचाई है, जिसके दो भाग हैं, 16 डिग्री पे गुजरात से कटे हुए, सॉरी गोवा से दो भागों में बट गया है ये, उत्तरी और दक्षिणी, है ना। उत्तरी भाग की सर्वोच्च चोटी कालसुबाई है और दक्षिण की कुद्रेमुख है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इसको, है ना। तो ये जो आपसे है सह्याद्री किसे जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे हम सबसे बढ़िया उपकारी कोयला, बढ़िया एकदम बढ़िया की बात हो रही है, वो अच्छा कोयला बात करें तो हमारे यहाँ पर जो कोयला मिल रहा है, वैसे सर्वोत्तम किस्म का कोयला जो होता है वो एंथ्रेसाइट होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो एंथ्रेसाइट होता है वो नहीं मिलता, है ना। कहाँ मिलता है, अगर मिलता भी है तो बहुत रेयर केस में जम्मू कश्मीर के रिहायशी थोड़े बहुत जो क्षेत्र है वहां पर मिलता है ये, है ना। लेकिन फिर हमारे यहाँ बात हो रही बिटुमिनस की। बिटुमिनस सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस किस्म का कोयला पाया जाता है, जो सेकंड मतलब एंथ्रासाइट के बाद उसी का नाम आता है, 4 प्रकार के कोयलों में सेकंड नंबर में, है ना। तो ये कोतकारी कोयला जो बढ़िया किस्म का है, ये कहाँ से मिल रहा है, झरिया से मिल रहा है, ठीक। देखेंगे फिर हम निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय औसत की तुलना साक्षरता दर कम है ना। साक्षरता दर कम है, उस समय की बात हो रही है यार, 2009 में। तो इन लोगों ने पूछा है 2001 की जनगणना के अनुसार ये प्रश्न, तो मेरे अनुसार इस प्रश्न को हल करने का अभी कोई मतलब है नहीं। आपको ये करंट में डाटा कैसे करना है, जनगणना से संबंधित जो प्रश्न थे वो मैंने कैसे बताया था, जब हमने एमपी वाली क्लास करी थी ना, मैंने बताया था उसमें जनगणना से संबंधित प्रश्न कैसे आए थे उसमें प्रश्न। ऐसे बोला था, सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ की है, सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है ना। और क्या बोला था, सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, एसटी जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है, एसटी जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, प्रतिशत की दृष्टि से कहा, तो वैसे वाले हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बहुत बार बताया है, समझाया है कि आपको जनगणना जरूर पढ़ के जाना है। एक तो जिस दिन पेपर आप एग्जाम देने जाए आप मैप जरूर देखें, और दूसरी बात जनगणना वाली चीज है उसको भी जरूर देखें, क्योंकि इससे आपको मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे आप उसको एमपी वाले सेक्शन में बांट दीजिए या उसको ज्योग्राफी वाले में लेके आ जाइए, लेकिन आपको प्रश्न आना तय है। तो इस चीज को आप बिल्कुल देख कर जाइए, ठीक, और नया डाटा पढ़ लीजिए। फिर पूछ रहे हैं अमरनाथ की ऊंचाई कितनी है ना। तो इसमें क्या है, इसकी मुझे 2 जगह अलग अलग इसकी ऊंचाइयां मिली है, तो मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ आपको, वैसे इसका आंसर कहीं मुझे ये मिला है, दूसरी साइड मुझे ये मिला है, तो आप इसको देख सकते हैं। इससे संबंधित प्रश्न कैसे आए हैं कि अमरनाथ एक चोटी है ना जम्मू कश्मीर में। आपसे दूसरी पूछ सकते हैं, आपसे कंचनजंगा की ऊंचाई पूछ सकते हैं, आपसे माउंट एवरेस्ट की जैसे 8850 है, फिर आपका K2 गॉडविन एक्सचेंज जो है हमारा, है ना 8616, है ना। फिर हमारा कंचनजंगा है 8598। तो ऐसे करके आपको हर जगह की बड़ी बड़ी जो चोटियां हैं उनकी ऊंचाई याद करनी पड़ेगी, या आपसे पूछ सकते हैं सर्वोच्च शिखर, अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर, उसकी ऊंचाई कितनी है, सर्वोच्च शिखर उसका गुरु शिखर है, उसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ऊंचाइयां जो होती हैं वो मीटर में होगी आपकी, अगर चौड़ाई लंबाई वगैरह की बात करेंगे तो किलोमीटर में आप उसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि कई बार पीएससी आपको इधर एक जैसे ऑप्शन दे देगा ये डिजिट वाले, और यहाँ पे मीटर किलोमीटर कर देगा, तो थोड़ा सा बच्चा भी हो ऐसा नया नया अगर आता है तो उसको समझ नहीं आता, ठीक। फिर देखेंगे ड्यू पॉइंट कहाँ है, अब ये इसमें पूछ रहा है, अभी हमने देखा था, जैसे मैंने यूक्रेन को गेहूं की डलिया बताया था, डेट्रॉइट कहाँ है तो वो अमेरिका बताया था, ऐसे ड्यू पॉइंट कहाँ है, अमेरिका है। ऐसे आपसे पूछ लेंगे कि पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। फिर आपसे पूछे कि थंबरबोल्ट सॉरी
कोई एक विशेष जगह और वो किसी देश में अगर स्थित है तो उनके नाम आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, है ना। जैसे ड्यू पॉइंट पूछ लिया, अमेरिका पूछ लिया, मैंने नियाग्रा का भी एग्जांपल दिया था, वो भी अमेरिका में है। या आपसे मोन्टाना पूछ लेगा, कागज का शहर कनाडा में है ना। तो इस प्रकार से कोई से एक जगह स्थान विशेष अगर कोई बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिल जाता है तो वो कहाँ स्थित है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट, पोर्ट मतलब बंदरगाह, तो महत्वपूर्ण बंदरगाह सिर्फ विदेशों के नहीं करना है, आपको देश के बड़े बड़े 13 बंदरगाह जो है 13 के 13 याद करना है। और मध्य प्रदेश में भी सूखा बंदरगाह है, मान लिया, वो भी याद कर लीजिए। ठीक, ऐसे ही आपको विश्व का कॉफी कॉफी बंदरगाह पूछ रहे हैं, तो कॉफी बंदरगाह आपका सेंटोस बंदरगाह जो है वो कॉफी बंदरगाह है। और ये आपको कहाँ मिलेगा, ब्राजील में मिलेगा। और ब्राजील कहाँ आता है आपका, ब्राजील एक देश है जो जो आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है। कहाँ आता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है। और जो साओ पोलो है वो कॉफी की मंडी है। अगर कॉफी का बंदरगाह ना पूछकर कॉफी की मंडी पूछते तो कॉफी की मंडी आपकी साओ पोलो है ना। रियो डी जेनेरो भी ब्राजील का ही एक शहर है जो उसकी सांस्कृतिक राजधानी कहलाता है, ज्यादातर यहाँ पर फुटबॉल वगैरह के मैच वगैरह होते हैं ये। ठीक, तो इस प्रकार से फिर 196वां स्वतंत्र देश, उस समय हाईलाइट में ये था कि नया नया स्वतंत्र हुआ था कोसोवो, तो वो प्रश्न में दे दिया। तो करंट अफेयर्स भी कैसे, ज्योग्राफिकल पूछ लिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता मतलब मार्ग कौन सा, विश्व का सबसे व्यस्त, तो इसका आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्यों भैया, क्यों है, हमारा हिंद क्यों नहीं है, दक्षिण अटलांटिक क्यों नहीं है, प्रशांत क्यों नहीं है, तो इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या हुआ, ये है ना, इसकी बात हो रही है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर, ये पूरा एस आकार में बना हुआ एक महासागर है जिसे अटलांटिक महासागर कह रहे हैं। ऊपर भाग उत्तरी, दक्षिणी भाग दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अब इसमें यह बात हो रही है कि इस अटलांटिक महासागर को सबसे व्यस्त क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे सबसे डेवलप्ड कंट्रीज जो है, चाहे कनाडा हुई, अमेरिका हुई, मैक्सिको हो गया, या फिर यूरोप की सारी कंट्रीज, ये ब्रिटेन वगैरह, स्पेन वगैरह, फ्रांस, जर्मनी, ये सब इस तरफ हुए। अब फिर ये लोग भी है यहाँ से पूरा अफ्रीका महाद्वीप वाले जो राज देश है, और ये दक्षिण अमेरिका के भी जो वेनेजुएला वगैरह देश है, वेनेजुएला, वेनेजुएला, ब्रिटेन वगैरह, ये सब भी कहा रहा है यहाँ आ रहे हैं। तो इन देशों की वजह से यहाँ पे व्यापारिक गतिविधियां, क्योंकि डेवलप कंट्रीज है, अब किसी क्षेत्र में डेवलप क्यों होती है, व्यापारिक गतिविधियों के कारण। तो व्यापार ये लोग यहाँ से यहाँ एक दूसरे के ऐसे कर रहे हैं, अब व्यापार कर रहे हैं, और यहीं से व्यापार होते हुए ये इंडिया भी आ गए, है ना, इंडिया भी आ गए। अब समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, अपन ने देखा था क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी 1498 में। तो वो भी कहाँ से आया था, अमेरिका से आया था। और वो भी कैसे गया, ये ऐसे करके भारत की खोज उसने ऐसे कर दी थी, खोज क्या कर दी थी, पहले से खोजा हुआ था, वो तो हो जाता है अंग्रेजों ने कि समुद्री मार्ग की खोज कर दी। तो ये क्या हो गया, सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा हो गया, अटलांटिक महासागर। फिर देखेंगे कि निम्न में से कौन सा स्थान कम बादल वाला है ना। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आने की संभावना कैसी होती है, 0.1% बोल सकते हैं कि 0.1% आए। वैसे इसका आंसर है हमारा, दो जगह मुझे इसके आंसर अलग अलग मिले हैं, क्योंकि मुझे बादल थोड़े से कम समझ में आते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। और इस प्रकार के प्रश्न आते भी नहीं है, इस वजह से मैंने इस टॉपिक को ठीक से तैयार भी मेरे हिसाब से नहीं किया है, आप लोग देखिएगा इसको। तो वैसे ये टॉपिक जो है बादल से रिलेटेड रिलेटेड हमारे यहाँ प्रश्न नहीं आते, ना मेंस में आते ना प्री में आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सूर्य की सबसे धीरे धीरे परिक्रमा कौन सा ग्रह लगाता है ना। अब बात हो रही धीरे परिक्रमा, तो धीरे कौन लगाएगा, जो सबसे दूर होगा, जो सबसे पास होगा तो वो तो फौरन से परिक्रमा लगा लेगा ना, और जो दूर होगा वो पूरा एक राउंड लगेगा उसको परिक्रमा लगाने के लिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब बात हो रही सूर्य की, और जो सबसे दूर वाला जो ग्रह होगा ये है ना, कौन है सबसे दूर का, जो बात हो रही बुध है ना, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और ये वरुण, सबसे दूर कौन हो गया, वरुण हो गया। तो वरुण को इसकी परिक्रमा लगाने में ज्यादा समय लगा ना,
कितना लगा? 168 वर्ष के आसपास, है ना, 168 वर्ष लगे। और जबकि बृहस्पति करीब 12 वर्षों में लगा लेता है ना। मंगल करीब 687 दिन के आसपास लगा देता है ना। प्लूटो तो ग्रह का दर्जा ही खत्म हो गया। ठीक, तो अगर आपसे पूछता है सबसे सूर्य की सबसे जल्दी परिक्रमा कौन लगा देता है, तो वो बुध लगाता है, सिर्फ 88 दिनों में परिक्रमा लगा देता है। और सबसे दूर कौन लगा देता है, तो नेपच्यून लगाता है आपका। ठीक, वरुण। फिर देखेंगे वही वर्षा होने वाला क्षेत्र। अब क्या है ना, पीएचडी को ऐसे क्वेश्चन बड़े अच्छे लगते हैं पूछने के लिए। समान वर्षा, वही वर्षा मतलब समान वर्षा, थोड़ा वो अपन को क्या है ना परेशान करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना। तो समान वर्षा वाला क्षेत्र, अगर वो समान वर्षा पूछ रहा है ना, तो हम समान वर्षा वाले क्षेत्र में आइसोहाइट लगाएंगे। अगर वो पूछ रहा समान दाब, तो समान दाब में हम आइसोबार लगाएंगे। अगर वो पूछ रहा है समान ताप, समान ताप में हम आइसोथर्म लगाएंगे। और वो पूछ रहा है समान लवणता, तो हम समान लवणता में क्या लगाएंगे, आइसोहेलाइन लगाएंगे। तो कहने का क्या मतलब हो जाता है उनका, कि उनको ये वाला क्वेश्चन पूछना सच्ची में भी अच्छा लगता है यार। अब आगे भी प्रश्न करोगे देखेंगे ना, तो ऐसे बहुत पूछता है वो कि ये समान वर्षा वाला, समान ताप वाला, समान दाब वाला, ये स्थलों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। वैसे इसका अंतर ये होता है कि समान वर्षा वाले स्थान, मतलब अगर कोई सा ये स्थान है पूरी जगह, तो यहाँ पे भी इतने ही सेंटीमीटर वर्षा हो रही, यहाँ भी इतने सेंटीमीटर वर्षा हो रही, यहाँ भी इतनी सेंटीमीटर, यहाँ भी इतनी, तो एक जैसी वर्षा वाले स्थान को जो मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाएगी, समवर्षा रेखा कहलाएगी। मतलब कि समवर्षा रेखा हो गई हमारी आइसोहाइट। फिर देखेंगे देशांतरी दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। देशांतरी दूरी, तो इसमें आपको कहीं कहीं पे कैसा मिलेगा कि भैया पृथ्वी जो घूमती है एक दिन में, एक दिन मतलब 24 घंटे, 24 घंटे में कितना घूम जाती है, पूरा ही घूमती है ना। तो पूरा घूमना मतलब गोला, गोला कितना होता है, 360 डिग्री का होता है ना। तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाएगी, तो 1 घंटे में कितने घूम जाएगी, तो 1 घंटे में हो जाएगा 360/24। तो ये कितना हो गया, 15 डिग्री, है ना। तो 1 घंटे में कितनी घूमती है, 15 डिग्री। अगर आपको ये निकालना नहीं आ रहा, तो इसका एक तरीका और है, कैसे है कि 1 डिग्री पास करने में, डिग्री मतलब कैसी, जैसे आपने देखा होगा देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है हमारे यहाँ, 360 है देशांतर रेखा, है ना। ये 0 डिग्री देशांतर है, इसके इस तरफ 180, ये 180 भी है, ये 179, 178, 77, 76 करके ऐसे करके, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 वापस से ये 180 भी हो गई, है ना। तो ऐसे करके 360 हो गई। अब ये कह रहा है 1 डिग्री से दूसरे डिग्री पे जाने में कितना मिनट लगता है, 1 डिग्री से दूसरी डिग्री जाने में आपको 4 मिनट का समय लगता है। तो फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो हमें 1 डिग्री तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है, तो हम 60 मिनट का समय हम कैसे निकालेंगे, 60 मिनट का समय हमको निकालना है, तो 60/4 कर सकते हैं। तो ऐसे भी आपको 15 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पछुआ हवाएं वे हवाएं होती है जो बहती हैं। कैसी है पछुआ हवाएं, है ना, ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर, नहीं नहीं, रात्रि में पृथ्वी के समुद्र की ओर, दिन में समुद्र से पृथ्वी की ओर, नहीं ये भी नहीं है। मौसम पर निर्भर, तो वो तो मानसूनी हो जाएगी। भूमध्य रेखा से 30 से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के बीच, है ना। तो हम देखेंगे अगर ग्लोब की बात करें, तो उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से, है ना, उपध्रुवी, ये उपोष्ण है, ठीक है, और ये उपध्रुवी है, और ये आपका ध्रुवी हो गया। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवी निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर जो हवाएं चलती है वो कैसी होती है, पछुआ हवाएं चलती है। और ये पछुआ हवाएं भी क्या चलती हैं, कैसे चलेगी आपकी, उत्तरी गोलार्ध में, तो वैसे तो इनको पछुआ हवा बोलते हैं, लेकिन क्या होता है दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे हमने देखा था दक्षिणी गोलार्ध में क्या था, आपको स्थल खंडों का अभाव है ना। ज्यादातर स्थल कहाँ दिख रहे हैं हमको, उत्तरी गोलार्ध में दिख रहे हैं, ठीक है। ये 0 डिग्री है, देखो 0 डिग्री, और दक्षिणी गोलार्ध में स्थल नहीं मिल रहे हैं। तो 40 डिग्री अक्षांश पे इसको गरजता चालीसा, 50 डिग्री अक्षांश पे प्रचंड प्रशासता, और 60 डिग्री अक्षांश पे चीखता साठा बोलते हैं इसको। ठीक, क्योंकि बहुत तेज रफ्तार से चलती है, कोई किलोमीटर के हिसाब से, है ना, इस वजह से। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभ्यंतरित प्रकार मतलब भूमध्य सागरीय जलवायु है ना, भूमध्य सागरीय जलवायु आपकी कहाँ मिलती है इसमें, तो कैलिफोर्निया में मिलती है। नेक्स्ट, किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती, मौसम में पूछ रहा है मौसम कौन सा था जिसमें नुकीली पत्ती वाले शंकुधारी वन मिलते हैं। शंकुधारी वनों की जो विशेषता हो रही है आपकी कि कहाँ मिलते हैं, ऐसे शंकु के रूप में हो रहा है, वहां मिलते हैं। ये इनकी ऊंचाई ऐसे हो जाती है कि सूरज की ओर बढ़ते हुए क्रम में काफी शंकु हो जाते हैं, है ना। तो ये आपको कैसे मिलेंगे, आपको साइबेरियन वाला जो क्षेत्र है, रूस वाला जो क्षेत्र साइबेरिया का, वहां ये ज्यादा मिलते हैं। ठीक, फिर देखेंगे ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है ना, ऊन। तो ऊन का, अगर आपको ऊन नहीं आ रहा है तो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, अगर आपने कहीं पढ़ा हो कि ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं और भेड़ से ही हम निकालते हैं ऊन, तो ऑस्ट्रेलिया में, ये जो ऑस्ट्रेलिया है सर्वाधिक भेड़ों के कारण वहां पे सर्वाधिक ऊन भी है। और यहाँ पे जो भेड़ मिलती है उस भेड़ का प्रकार है मेरिनो, मेरिनो प्रकार की भेड़ मिलती है। तो जैसे आपसे ऊन का पूछ लिया, आपसे सोने का पूछ सकते हैं, गोल्ड का, आपसे चांदी का पूछ सकते हैं, जैसे है ना चांदी का मैक्सिको हो गया, आपसे पूछ सकते हैं सोने का शहर कौन सा हो गया, जोहान्सबर्ग हो गया, हमने यूरेनियम का देखा था कजाकिस्तान। ऐसे ही कोई सी एक चीज किस देश में सबसे ज्यादा हो रही है तो वो आप ध्यान रखिए कहाँ पे हो रही है, कौन सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत का उसमें कौन सा स्थान है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, सबसे पुरानी है ना, सबसे पुरानी कौन सी पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है हमारी अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला कहाँ जा रही है, यहाँ से गुजरात से लेकर तो कहाँ तक जाती है, ये दिल्ली तक जाती है अरावली पर्वतमाला, है ना। अब अरावली पर्वतमाला जो है सबसे पुरानी एक अपशिष्ट पर्वतमाला है जो जो गुजरात से लेके हमारा दिल्ली तक जा रही है। और इसमें विशेष ये है कि अरावली पर्वत जो हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए एक तरह से वृष्टि छाया प्रदेश का काम करती है। तो इसके जो वृष्टि छाया प्रदेश मतलब ये ऐसे है, जब वो हवा पवनें निकल रही है तो उसको टकराने के लिए कोई स्थान प्रोवाइड नहीं करवाती, सीधी की सीधी ऐसे रह जाती है, वो हवा ऐसे निकल जाती है और बिना टकराहट के कारण से बस इसी क्षेत्र में टकरा जाती है थोड़ी बहुत, तो मतलब सॉरी इससे आगे निकल जाती है, इस क्षेत्र को सूखा कर देती है। तभी तो यहाँ पर थार के मरुस्थल का विकास हुआ है। और इसका जो पूर्वी क्षेत्र है मतलब जो हमारे मालवा का पठार वाला जो क्षेत्र है ना, तो मालवा के पठार में अच्छी वर्षा होती है 75 सेंटीमीटर के आसपास। तो वृष्टि छाया प्रदेश के कारण अरावली पर्वतमाला कैसी हो रही है, थार का मरुस्थल का विकास हुआ है, यहाँ से लूनी नदी निकलती है, माही नदी निकलती है। और पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी क्षेत्र से बनास नदी निकलती है हमारी। ठीक, तो ये हमारी अरावली पर्वतमाला। इसका पूछ सकते हैं सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है हमारा माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर पर्वत, है ना, 1722 मीटर उसकी ऊंचाई। तो फिर ठीक है, तो आज के क्वेश्चन हमारे यही समाप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। आप लोग प्लीज अगर आपको इस जो ये चैनल हमारा है आपको PICS के द्वारा जो ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो बताया जा रहा है, अगर आपको उसको पसंद आ रही सीरीज तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।